अमेरिका पाकिस्तान पर पूरा एतमाद कर रहा है, चाहे वो ईरान का इस टाइम पे दुश्मन तो नहीं अब मैं कह सकती, लेकिन इज़राइल के पुष्पनाही पर वो ये सब कुछ कर रहा है जो ईरान के साथ है। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान, ईरान एक एक ब्रदरहुड है, फिर पाकिस्तान जो है वो उसमें ट्रस्ट अमेरिका का भी मौजूद है। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में सबसे पहले तो ये जो तमाम रसूमात हो रही हैं, इस पर कुछ कर दी और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कि चाहे ममालिक आपस में एक-दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन हम चूँकि एक मीडिएटर का रोल अदा कर रही हैं, तो पाकिस्तान हर किसी का इस टाइम पे जो प्लस पॉइंट कहना चाहिए कि हम उसके साथ एक पॉजिटिव इमेज के तौर पर लेकर चल रहे हैं। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान के इमेज को कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच फिज़ा और भट्ट साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, आज तो मेरा ख्याल है डीकोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अफसोसनाक वक्त है जिसके अंदर ज़ाहिर है उनकी तदफीन हो रही है और इतना अरसा गुजरा जब बमबारी जारी थी, ईरानी कौम और लीडरशिप को टाइम ही नहीं मिला जब वो एक अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे। तो इसमें तो अब डीकोड दुनिया कर चुकी है कि ये वो मुल्क है जिसके तकरीबन एक साल के अंदर 87 लीडर शहीद किए गए, 19 साइंसदानों को शहीद किया गया, फिर भी वो मुल्क कायम है और अभी भी ऑलमोस्ट 100 के करीब जो दुनिया के रहनुमा हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो आ रहे हैं। एक न्यू फाउंड एक रेलेवेंस भी है, एक इन्फ्लुएंस भी ईरान ने लिया है और सबसे ज़्यादा देखिए ह्यूमैनिटेरियन इतना लॉसेस करके एक उन्होंने एलिमेंट ऑफ सिंपथी भी विन किया है। ज़ाहिर है उसके बावजूद इतनी बमबारी जो तकरीबन 20,000 मकामात को हिट किया गया, 40 दिन तक सुपर पावर बैक्ड बाय इजराइल ने इतनी एक्सटेंसिव बमबारी की, ख़ास तौर पर विल नहीं तोड़ सके। बिल्डिंगें उन्होंने बहुत तबाह की, इंस्टीट्यूशन तबाह किए, यूनिवर्सिटियों पे हमले किए, मिलिट्री कंपाउंड्स को मारा, रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जो जिंदा है भट्ट साहब, वो उस कौम का मेरा ख्याल है रिजॉल्व है और उसके लिए उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा तमाम दुनिया को। भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। बिल्कुल ठीक है जेसी साहब। मैं भट्ट साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी ये देखिए कि एक नया ब्लॉक बनते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से वजीर आजम तेहरान से होके फिर अब तुर्किया जाएंगे, फिर उसके बाद तुर्किया है, कतर है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है और कहा जा रहा था आगे ओमान भी शामिल हो जाएगा। ये जो 4 ममालिक मिलकर एक नया ब्लॉक बना रही हैं, ये मतलब एक कह लें कि एक नेटो तर्ज का एक ब्लॉक बनने जा रहा है, यही कहेंगे हम, जिसमें मुस्लिम ममालिक जो है वो ये अपना एक रोल अदा करेंगे मिडल ईस्ट के अंदर। क्या इसी तर्ज का ब्लॉक बन रहा है? दुरुस्त फरमा रही हैं काबिल एहतराम फ़िज़ा रियाज साहबा। जो आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहला सवाल का जो जवाब है वो तो ये है कि फ़ील्ड मार्शल साहब सैयद आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और सिंध के वज़ीर आला समेत एक भरपूर काफ़िला जो है वो ईरान पहुंच चुका है। ये 3 रोज़ा दौरा है और ईरान के बाद इन्होंने टर्किया भी जाना है। अब जो दूसरा आपका सवाल का जो जुज़ है उसमें है टर्किया जाने का मकसद। जी हाँ, ये है वो वजह जिसकी वजह से ईरान से शहबाज शरीफ साहब अपने वक्त के हमरा टर्की भी जाएंगे, क्योंकि टर्की में होगी गुफ्तगू और एक बहुत बड़ा इत्तेहाद आवाम के लिए खुशखबरी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सऊदी अरब आ गया है सामने और सऊदी अरब की क़यादत में एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। इसमें कतर शामिल है, इसमें टर्किया शामिल है, इसमें मिस्र, इजिप्ट और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हैं। अब ये जो सवाल है कि ये ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं सऊदी अरब के अम्ब्रेला के नीचे उनकी क़यादत में, तो ये तो पैगे है ना रोने। इसराइल और भारत को आ गया तूफान, उथे तो लगी हुई है शरीका नू अग। वो परेशान इस बात पे है कि ये तो इस्लामिक नेटो इसको करार दे रहे हैं कि जी ये इस तरह सामने आ रहा है और खलीजी तावन कौंसल GCC के दायरे से बाहर तश्कील पा रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, हम तो मर जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह की जो सफ़े मातम है वह बिछा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बड़ा अहम है कि एक मुस्लिम मुल्क यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो इसमें उसकी गैर मौजूदगी जो है वो मुझे फील हुई है कि वो इसमें नहीं है। तो खालिद भाई, इस इत्तेहाद की मुमकिन शक्ल क्या हो सकती है आपके ख्याल में? मैंने तो अपनी राय फ़िज़ा को पेश कर दी है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप अंदर की खबर जानते हैं। लेकिन मुझे शक है, पता नहीं खुल के जवाब देते हैं या नहीं देते। लेकिन बिस्मिल्लाह खालिद साहब। मेरे पास कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो शायद आपके पास सोर्सेज ज़्यादा कंफर्म होंगे। मैं तो अभी तक इसको ख्वाहिश या एक ख्याल या एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख पा रहा था। अभी तक मेरे नॉलेज में तो इतना ही है।
और ख़ास तौर पर क्योंकि एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो वैक्यूम एक सुपर पावर ने खाली किया है। जो ये आप वैक्यूम फिल करने की बात कर रहे हैं कि इस्लामिक इत्तेहाद और एक नेटो और एक रीजनल पावर, ज़ाहिर है कि इन्फ्लुएंस कहाँ 16 एयर बेसिस और नेवल और स्टेशंस थे मुख्तलिफ अमरीका के इसी एरिया में, वो उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर सके जिसकी कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट के लिए ये ममालिक आएंगे तो मैं भी दुआगो ज़रूर हूँ, मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जिन जिन मुल्कों ने इसमें शमूलियत करने का इरादा करना है वो अमेरिका से कितना इन्फ्लुएंस अपना कम कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन मार्क है। मेरे पास कोई ऑथेंटिक खबर तो नहीं है, आप शायद एज ए न्यूज़ चला रहे हैं तो फिर मैं इसको ज़्यादा पढ़ता हूँ आपके प्रोग्राम के बाद कि कहाँ तक पहुँचा। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक ख्वाहिशें चल रही थी, एक उम्मीद थी कि एक न्यू रियलिज्म मिडल ईस्ट के ममालिक में GCC और उसके अलावा जो ममालिक हैं, और ख़ास तौर पर जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ है ईरान के हमलों के बाद अरब मुल्कों पर, वो बड़ा फिल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अमेरिका के मार्को रूबियो भी तशरीफ़ लाए थे और वो उन्होंने यही इन मुल्कों को कहा होगा, जब मेरा अंदाज़ा ये है GCC के और अरब मुल्कों को, कि आप फिक्र ना करें, ईरान कोई बहुत बड़ा जिनी नहीं है, हम अभी भी मौजूद हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी रिलायंस हमारे पे ही रखें, क्योंकि अमेरिका अपनी रेलेवेंस रखना चाहता था। लेकिन रियलिटी कुछ और कहती है। एक और मेरा मानना है कि मार्को रूबियो ने ज़रूर कहा होगा इन ममालिक को कि आप ईरान के ख़िलाफ़ सख्त स्टैंड लें, ख़ास तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो टैक्सेशन और टोल लगाने की ईरान कोशिश कर रहा है उसके ख़िलाफ़ मज़ामत करें, और ख़ास तौर पर ओमान पे प्रेशर डालें कि वो कन्वेंस ना करे। तो ये कन्वर्जेंस जो है वो तो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म लगती है। अभी एक न्यू फाउंड इन्फ्लुएंस नज़र आया है इन तमाम मुल्कों को। पहले मेरा ख्याल है ईरान ने वो ट्रस्ट डेफिसिट कवर करना है कि कितनी खूबसूरती, कितना डिप्लोमेसी से और कितने कोलैबोरेटिव मैयर से वो इन मुल्कों के अंदर जो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी है उसको एड्रेस कर सकता है। जब वो होगा तो फिर शायद आगे हम बेहतर समझ पाएंगे कि और ये जो वैक्यूम और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो चिश्ती साहब आप कह रही है ना, वो आ गया है, इसको फिलअप करना आई थिंक ये रीजन को दोबारा रीशेप कर देगा। लेकिन रीजन के अंदर अफगानिस्तान भी मौजूद है, और अभी हालिया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो झड़पें तो होती रहती हैं। एक तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो है वो सारे ईरान को छोड़ के बाकी इंडिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, हमारे साथ मसले हैं। वो ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो कि आई मीन इंडिया से ही मिलते होंगे, वहीं से फंडिंग सारी हो रही है। तो वो इंडिया ने भी पहले ऐसी शरारत की थी, पाकिस्तान पर अटैक जब किया था तो ड्रोन्स के जरिए किया था। तो ये जो अब अफगानियों के हाथ में जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी आ गई है, इज दैट अलार्मिंग? जी डेफिनेटली। इस तरह तो सरप्राइजिंग मुझे इससे उतनी नहीं लगी जितनी आप समझ रही हैं, और उसकी वजह ये फिजा कि देखिए हमारे दुश्मनों ने ये कैसी प्रॉक्सी वॉर शुरू करनी थी, क्योंकि सामने तो आ नहीं सके। 5 और 6 मई पिछले साल जो कुछ हुआ, 85 जहाज रात को 12:30 बजे भेजे गए, फिर उनमें से 8 वापस लैंड नहीं किए, शर्मिंदगी हुई। सिर्फ हमने नहीं कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरा साल पीछा नहीं छोड़ा। तो एक एम्बेरसमेंट तो है ना। और ये जो टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये ज़ाहिर है रूडिमेंट्री है, मैं यहाँ तक आपको शेयर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी भी लिमिटेशन है कि किस तरह के ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत ही रूडिमेंट्री और क्रूड टेक्नोलॉजी है, उस तरह सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ना इतनी पिन पॉइंट उनमें एक्यूरेसी है। लेकिन न्यू डायमेंशन ज़रूर इसको मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ये मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश की है, अपनी रीच दिखाने की। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, आपको यहाँ तक भी शेयर कर सकता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क अपग्रेडेड है और सारा इनकी ट्रैकिंग होती है। और लास्ट टाइम भी इनको काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से और मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने वेल टाइम्ड इस्लामाबाद और दूसरे शहरों तक नहीं पहुँचने दिया था। उसकी वजह मेनली यही थी कि हम अलर्ट भी थे और हमारी विजिलेंस और ट्रैकिंग इस पर बहुत इफेक्टिव थी। लेकिन आपकी बात ठीक है, क्योंकि रीजनल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। अफगानिस्तान का सिर्फ एक मुल्क, सिर्फ हिंदुस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरी भी लिमिटेशन है कि मैं तमाम नाम नहीं ले सकता। बहुत सारे हमारे मुखालिफिन ट्रांस रीजनल भी हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन ना हो। एक न्यूक्लियर पावर है, हमें वो रखना चाहते हैं डिस्टेबलाइज, और ख़ास तौर पर चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे सी पैक जो बनने जा रहा था, जो कोयटा, बलूचिस्तान, गवादर, ये पूरा एरिया डेवलप होने जा रहा था, वो ना हो पाए और उसको स्पीड को लिमिट लगे। काबिल एहतराम खालिद भाई, इस वक्त ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात हो रही हैं। हमारे पाकिस्तान से भी आपको पता है शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब और दीगर अफराद मोअज़्ज़िज़ीन वहाँ पहुँचे हैं। आप इस मौके पर देख रहे हैं खुदा ना खास्ता कोई इसराइल को अटैक करने की पोजीशन में कोई हंगामा राई तो नहीं कर सकता? और गो के ईरान ने कह दिया कि अगर ये ऐसी कोई हुई बात तो हम बहुत सख्त जवाब देंगे, लेकिन कोई खदशात तो नहीं आपको लग रहे खालिद साहब?
देखिए, पॉसिबिलिटी सिर्फ एक लगती है कि ये तो नहीं मैं बिल्कुल फोर्स ही कर रहा कि कोई कलेक्टिव खुदा न खास्ता उनके जनाजे पर ऐसा कोई शरारत या हमला होगा, लेकिन मैं एक एप्रीहेंड कर रहा हूं कि बुनियादी तौर पर हिजबुल्लाह, हमास जो लीडरशिप है जो ट्रांजिट में पॉसिबल है, उसको टारगेट करने का खतरा मौजूद है। और उसकी वजह यह है कि इजराइल बुनियादी तौर पर, देखिए, उसने अमेरिका को ये बावर कराने की पूरी कोशिश की जिसकी वजह से जंग शुरू हुई। इजराइल ने अमेरिका को ये कन्विंस किया कि ईरान ना सिर्फ इरैशनल है बल्कि सुइसाइडल है, और इसी वजह से दुनिया में जब भी कोई इरैशनल भी हो और सुइसाइडल भी हो तो ना उस पर डिटरेंस काम करती है और ना इस पर डिप्लोमेसी काम करती है। वो उसका एक होता है कि उसको प्रीएम्प्ट किया जाए, यानी उस जिसको भी ऐसा जो सुइसाइडल होता है उसको इससे पहले कि वो आपको मारे आप मार दें उसको। तो ईरान को ऐसा पोर्ट्रे इजराइल ने किया था। अब वो तो मिथ टूट गई, वो तो हुआ नहीं। अब इजराइल चाहेगा कि दोबारा ईरान को ऐसा नुकसान, प्रोहिबिटिव कॉस्ट और इतना पेन क्रिएट की जाए खुदा न खास्ता ईरान के लिए कि वो वापस हिजबुल्लाह के सपोर्ट और जंग में एक्टिव हमलों में चला जाए इजराइल के खिलाफ। जब वो जाएगा, जिसका मतलब ड्रैगन हो गया, जिसका मतलब ये है कि नेतन्याहू उम्मीद ये किए बैठे हैं कि इसके बाद अमेरिका उनकी मदद को आ जाएगा तो जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। ये स्ट्रैटेजी बड़ी खतरनाक है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी मैं जरूर देख रहा हूं कि एक अपॉर्चुनिटी नेतन्याहू शायद ये क्रिएट करे कि पहले एंगेज किया जाए हिजबुल्लाह को या हमास की लीडरशिप को, न्यूट्रलाइज या टारगेट किया जाए, ईरान को ड्रैग किया जाए। जब वो ड्रैग होगा तो अमेरिका उनके हक में आ जाएगा। और आखिरी जुमला इसके ऊपर इंपॉर्टेंट, बड़ा जरूरी है, प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तक प्रोहिबिटिव बयानात देते हैं, प्रोहिबिटिव बयानात नहीं देते हैं, वो प्रीएम्प्ट नहीं करते हैं, वो पोस्ट एक्टिविटी बयान देते हैं। यानी कल हमला हुआ, मुझे पसंद नहीं आया, परसों अच्छा नहीं किया, मैंने तो कहा था ना करो। ये इस तरह इजराइल नहीं रुकेगा, वो एक प्रिवेंटिव और प्रोहिबिटिव कॉज से रुकेगा कि अगर अमेरिकी सदर ये ऐलान कर दें कि अगर तुमने हमला किया और ईरान तुम्हारे साथ एंगेज हुआ तो मेरे ट्रुप्स और फोर्सेस और जहाज और बहरी बेड़े नहीं आएंगे, तो ये होती है प्रीएम्पशन। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रंप करें तो ये देखना पड़ेगा आने वाले वक्तों में। पर चिश्ती साहब, ये जेडी वेंस ने इस किस्म का बयान दिया था, मतलब वैसे तो वो बड़े खामोश से हैं, लेकिन लास्ट वीक आई बिलीव उन्होंने ये दिया था कि द ओनली एलाई व्हिच इजराइल हैव इज अमेरिका। तो वो जब उनकी काबीना की तरफ से ट्रंप पर अटैक किया गया था, फिर उन्होंने कहा कि वो ना करें। सिर्फ तब आई बिलीव कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। और अभी ये जो हेट या फिर एक ऐसा एलिमेंट जो आ गया है कि अमेरिकन कांग्रेसमैन हो या बाकी तमाम लोग हो, इवन पब्लिक हो, वो अब हेट, एंटी इजराइल लॉबी को जो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। पहले ये था कि आप जूइश लॉबी के खिलाफ यहाँ पर भी कुछ नहीं बोल सकते थे, यही एक इमेज था कि सब कुछ कंट्रोल वही कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। बट अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी उनके खिलाफ एक हेट आ गई है। फिजा थोड़ा और एंगल आगे बढ़ते हैं इससे कि हेट आना। मैं इजराइल एक चैनल 12 है उसको फॉलो कर रहा था, तो उसने एक सर्वे किया है इजराइल के अंदर जिसके मुताबिक वो कहता है कि सिर्फ 11% इजरायली ये समझते हैं कि इजराइल ये जंग जीता है। दैट मीन्स 89% समझते हैं कि हारा है। उसने इस सर्वे में ये भी कहा कि तकरीबन 71% लोग जो इजरायली हैं वो समझते हैं कि अब इजराइल को प्रेसिडेंट ट्रंप पर अपना मुकदमा लड़ने के लिए एतबार नहीं किया जा सकता। तो ये है जो लूज हो रही है ग्राउंड नेतन्याहू के लिए। अक्टूबर में इलेक्शन है, नेतन्याहू को ये पता है कि ये पीस जो है उसके लिए ये अनईजी नहीं है, उसके लिए एग्जिस्टेशनल थ्रेट है। दैट मीन्स कि अगर अमन होता है तो अपने लोगों को वो ये कन्विंस नहीं कर पाएगा कि मैंने तुम्हारी वजह से जंग लड़ी और अब इजराइल एक सेफर और सिक्योर मुल्क है, लोग मानने को तैयार नहीं है। उसके लिए ऑप्शन यही है कि विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी खोले रखे, अपॉर्चुनिटी जंग की खोले रखे, और ये ऑफ एंड ऑन हिजबुल्लाह को और समटाइम ईरान को, समटाइम स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमले करता रहे ताकि लोगों को उम्मीद दिलाए और कंट्री ऑन वॉर के नाम पर इलेक्शन पोस्टपोन करवा सके। वो कहे कि मुल्क तो मेरा जंग में है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए तो इलेक्शन डिले किए जाएं। उसको पता है कि इलेक्शन में अगर हारा तो उसके खिलाफ मुकदमे डालते इंतजार कर रही हैं खोलने के लिए। तो ये चेन है, सीक्वेंस जिसका वो बचना चाहता है। जैसे मैंने कहा कि उसके लिए एग्जिस्टेशनल और सर्वाइवल का मसला है उसके पॉलिटिकल करियर के लिए। बट सर, लास्टली क्या आपको लग रहा है कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी आपने मेंशन किया, ये जो टोल टैक्स वाली बात थी जिस पर आपने कहा कि पहले भी ओमान पर भी दबाव डाला जा रहा है, और फिर इस तरह ये टोल टैक्स क्या ईरान का कोई आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि इसके अगेंस्ट तो सऊदी अरब की जानिब से, कतर की जानिब से भी आया कि हम नहीं देंगे टोल टैक्स अगर ईरान लगाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो पुरानी वाली 28 फरवरी से पहले वाली पोजीशन पर जाने के लिए क्या टोल टैक्स आपको लग रहा है कि इस किस्म की कोई हरकत होगी ईरान की जानिब से?
देखिए फिजा, मार्को रूबियो आए ही इसलिए थे। वो एक तो यही कहने आए थे, मेरा ख्याल है जीसीसी के ममालिक को, कि आप फर्म रहें, हम इररेलेवेंट नहीं हुए, ये ईरान जिनी नहीं है, हमने काबू पा लेना है, फिक्रमंद मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे बेसिस को मत सोचो निकालने का, एक अपनी प्लेस। और दूसरा वो यही कहने आए, मेरी नज़र में जीसीसी और तमाम ममालिक को मिडल ईस्ट के ये कहने आए होंगे कि आपने स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे स्टैंड लेना है, हमारे साथ रहना है, इंक्लूडिंग प्रेशर ऑन ओमान के ओमान ना मान जाए ईरान के साथ। ये बात एक ये ज़हन में रखिए। चले आज का डाटा निकाल लेते हैं, या कल तक मैं जो रिसर्च कर रहा था उसके मुताबिक मैं अर्ज कर देता हूँ। ईरान नॉर्मल हालात में तकरीबन $2 मिलियन ले रहा था, आपको पता है, ये सीज फायर से पहले। एवरेज आजकल 50 जहाज गुजर रहे हैं वहां से। अगर आज वो मैनिफेस्ट कर दे तो $100 मिलियन रोजाना कमाता है ईरान इस सिर्फ टॉल से, और ये बनता है $36 बिलियन एक साल में। तो जाहिर है इतना बड़ा रेवेन्यू मिडल ईस्ट के ममालिक नहीं चाहेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये भी नहीं चाहेंगे, खास तौर पे यूएई, जब तक वो मुख्तलिफ जगहों पर अपना ऑल्टरनेट नहीं बना रहे। उन्होंने फजेरा के नाम पे एक नई पाइपलाइन बना रहे हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से हट के होगी, जो ब्लॉकेड हो भी जाए तो यूएई तेल एक्सपोर्ट कर सकता है। सऊदी अरब रेड सी की तरफ एक हाई स्पीड एक्सटेंड कर रहा है ताकि अगर दोबारा ब्लॉकेड हो जाए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, वो मुल्क नहीं चाहेंगे कि कल को आने वाला वक्त, जब तक ये पाइपलाइनें वो ऑल्टरनेट बनाते हैं, 2 साल या 4 साल, मैं पढ़ रहा था 2 से 4 साल लग सकते हैं, उस दौरान अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज दोबारा बंद हो जाता है तो कभी ये मुल्क नहीं चाहेंगे कि उनकी इकोनॉमी, उनकी ऑयल एक्सपोर्ट दोबारा ईरान के हाथ में चली जाए। खास तौर पर अगर ईरान को अगर इजाजत ईरान को मिल चुकी हुई अपना तेल बेचने की, वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी इन मुल्कों के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।